अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे पहली टाइप डायबिटिक मैक्यूलोपैथी को हमने 3 में डिवाइड किया, जिसमें भी डायबिटिक मैक्यूलर एडिमा की सबसे पहली टाइप है फोकल मैक्यूलर एडिमा। 3 टाइप्स हैं जिसमें पहले है फोकल मैक्यूलर एडिमा। ठीक है, इसमें नाम से पता चल रहा है कि कोई फोकल जो है लीकेज हो जाएगा किसी माइक्रो एन्यूरिज्म का, और डायलेटेड कैपिलरी सेगमेंट्स का जो डायलेट हो गई हैं उनका फोकली लीकेज होगा। ठीक है, तो ये वेल सर्कमस्क्राइब्ड रेटाइनल थिकनिंग होगी, इसमें हमें मिलती है, और साथ में ये कंप्लीट या इनकम्प्लीट रिंग ऑफ हार्ड एक्सुडेट के साथ जो है एसोसिएटेड होगी, रिंग मिलेगी हमें हार्ड एक्सुडेट की। तो फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी में याद रखिएगा, इसमें हमें लेट फोकल हाइपरफ्लोरेसेंस मिलेगा, लेट फोकल हाइपरफ्लोरेसेंस। दूसरी टाइप है डिफ्यूज़ मैक्यूलर एडिमा। तो अब इसमें क्या होता है कि सिस्टोइड मैक्यूलर एडिमा जो हम बार बार पढ़ते आए हैं, वो हम इसी को कहते हैं डिफ्यूज़ मैक्यूलर एडिमा को। कैरेक्टराइज हुआ है, कॉज क्यों होता है, जब बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रेटाइनल कैपिलरी का लीकेज हो, उस वजह से डिफ्यूज़ वाली होगी। तो इसमें हमें डिफ्यूज़ रेटाइनल थिकनिंग मिलेगी। ठीक है, वहाँ पे सर्कमस्क्राइब्ड थी, वेल सर्कमस्क्राइब्ड, लेकिन यहाँ पे फोकल वाले में यहाँ डिफ्यूज़ है, तो रेटाइनल थिकनिंग भी हमें डिफ्यूज़ मिल रही है। साथ में हमें स्कैटर्ड माइक्रो एन्यूरिज्म्स नज़र आएंगे, हेमरेज मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे नज़र आ रही है, और हार्ड एक्सुडेट की फॉर्मेशन। उसके बाद अगली रे टाइप है क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैक्यूलर एडिमा, CSME। ठीक है, थर्ड टाइप है ये। तो ETDRS अर्ली ट्रीटमेंट डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टडी, उसने डिफ़ाइन किया है इस क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैक्यूलर एडिमा को कि इसमें ना रेटाइनल थिकनिंग होगी, लेकिन याद रखिएगा 500 माइक्रोन ऑफ सेंटर ऑफ मैक्यूला के विद इन। ठीक है, 500 विद इन द 500 माइक्रोन ऑफ सेंटर ऑफ मैक्यूला में ये थिकनिंग होगी। हार्ड एक्सुडेट भी याद रखिएगा हमें इसमें मिलता है, लेकिन वो भी जो है 500 माइक्रोन ऑफ द सेंटर ऑफ मैक्यूला में मिलेगा हार्ड एक्सुडेट, अगर ये एसोसिएटेड है विद द थिकनिंग ऑफ एडजेसेंट रेटाइना, तो ये हार्ड एक्सुडेट भी साथ में होगा। थर्ड, इन्होंने कहा है कि रेटाइनल थिकनिंग जो है 1 डिस्क एरिया या लार्जर होगी। ठीक है, एनी पार्ट ऑफ विच इज़ विद इन 1 डिस्क डायमीटर ऑफ द सेंटर ऑफ द मैक्यूला, यानी उसका कोई भी जो पार्ट है वो सेंटर ऑफ द मैक्यूला में 1 डिस्क डायमीटर जितना होगा। ठीक है, ये बात हो रही है रेटाइनल थिकनिंग की, कि वो 1 डिस्क एरिया होगी या उससे बड़ी होगी थिकनिंग, और किसी भी पार्ट में जो है ना वो 1 डिस्क डायमीटर सेंटर ऑफ मैक्यूला से होगी, 1 डिस्क जितना दूर होगी। ठीक हो गया। तो उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे पूरी जो है डायबिटिक मैक्यूलोपैथी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट आता है हमारे पास इस्कीमिक मैक्यूलोपैथी। तो इस्कीमिक मैक्यूलोपैथी में भी आपने याद रखना है कि मैक्यूला हमें जो है वो रिलेटिवली नॉर्मल ही नज़र आएगा, लेकिन उसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा विजुअल लॉस होगा। ठीक है, और ये जब माइक्रोवास्कुलर ब्लॉकेज हो जाता है ना, ब्लॉकेज की वजह से, ओक्लूजन की वजह से इस्कीमिया होगा। ठीक है, और फ्लोरेसेंट फंडस एंजियोग्राफी में हमें कैपिलरी नॉन परफ्यूजन नज़र आएंगी, परफ्यूज़ नहीं करेंगी फोविया को, और हमें जो ए वास्कुलर जो जोन होता है ना फीविया का, हमने देखा वो बड़ा हो जाएगा, इनलार्ज नज़र आएगा FFA में। थर्ड हमने कहा मिक्स्ड मैक्यूलोपैथी होती है, इसमें जो है ना कंबाइंड फीचर होते हैं इस्केमिक के भी और एक्सुडेटिव मैक्यूलोपैथी के। तो यहाँ पे हमें हमारी क्लासिफिकेशन में फोर्थ टाइप डायबिटिक मैक्यूलोपैथी कंप्लीट हुई। फिफ्थ टाइप आती है इस क्लासिफिकेशन की एडवांस्ड डायबिटिक आई डिजीज़। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है एडवांस हो गई है बहुत ज़्यादा, अगर यानी कि अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है वो मार्क्ड होती है कि उसमें हमें आगे जाके फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशंस मिलती हैं। जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक रेटिनोपैथी है, क्या मिलेंगे कॉम्प्लिकेशन? परसिस्टेंट विट्रस में हेमरेज रहेगा, रेटाइना की ट्रैक्शनल डिटैचमेंट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे विट्राइनल फाइब्रोसिस हो गई है अब, तो उसकी वजह से जो है देखिए ट्रैक्शनल रेटाइनल डिटैचमेंट हो गई है। नंबर थर्ड हमें नियोवास्कुलर ग्लोकोमा पेशेंट में मिलेगा, क्योंकि उसकी आयरिस की भी जो है नियोवास्कुलराइजेशन हो जाती है। ठीक है, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से, तो ये हो जाएगी एडवांस डायबिटिक आई डिजीज़। नंबर 6 होता है बर्नट आउट स्टेज। ये जो क्लासिफिकेशन में स्टेज है, लास्ट जो है ये बर्नट आउट स्टेज होता है, नाम से पता चल रहा है, तो ये बिल्कुल एंड स्टेज होता है प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी का, जहाँ पे जो इसका वास्कुलर कंपोनेंट है वो रिग्रेस हो जाएगा और पीछे एक फाइब्रस कंपोनेंट रह जाएगा। ठीक है, वैसे तो न्यू वास्कुलराइजेशन हो रही थी ना, वो रिग्रेस हो गई, पीछे फाइब्रोसिस रह गई है, और पीछे जो है ना कोई भी हमें फाइब्रोवास्कुलर प्रोलिफरेशन रेटाइना में फर्दर नहीं होगी वहाँ पे। ठीक है, तो ये बर्नट आउट स्टेज है। दैट्स इट। अब लास्ट पे जो है यहाँ पे कंप्लीट हुई है पूरी फर्स्ट क्लासिफिकेशन। दूसरी अब आती है ETDRS क्लासिफिकेशन, यानी अर्ली ट्रीटमेंट डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टडी क्लासिफिकेशन।
ठीक है। अब इस क्लासिफिकेशन में जो है ना डायबिटिक रेटिनोपैथी में जो फाइंडिंग्स हैं वो क्लासीफाई की गई है सिवियरिटी स्केल पे। ये वाइडली यूज़ किया जाता है इंटरनेशनली। ठीक है, सिवियरिटी स्केल पे इसको क्लासीफाई किया है। यहाँ पे जो स्टेज है डायबिटिक रेटिनोपैथी का और उसमें हमें क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी। तो सबसे पहले होता है नंबर 1 नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो इसमें आपने याद रखना है कि हमें माइल्ड नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी मिलती है। माइल्ड वाले में सिर्फ माइक्रो एन्यूरिज्म्स होंगे। दूसरी मॉडरेट नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, तो इसमें माइक्रो एन्यूरिज्म्स भी होंगे, साथ में मॉडरेट है तो रेटिनल हेमरेज भी होगा, एक्सुडेट भी मिलेगा, कॉटन वूल स्पॉट्स जो उसकी स्वेलिंग की वजह से हो रहा था ऑप्टिक नर्व हेड्स की, और वीनस बीडिंग जो है वीनस इंगोजमेंट जो हुई थी वो भी हमें इसमें मिलेगी। नो मोर देन 1 क्वाड्रेंट। ठीक है, 1 क्वाड्रेंट से ज़्यादा नहीं होगी मॉडरेट में। फिर जो थर्ड है ना वो होता है सिवियर नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो इसमें रूल होता है 4 to 1, एनी वन ऑफ दिस रूल, इनमें से कोई भी अगर एक मिलता है हमें, यानी कि सिवियर हेमरेज हो चारों क्वाड्रेंट्स में, तो हम उसको सिवियर NDPR कंसिडर करेंगे चारों में अगर हो रही है, या बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट वीनस बीडिंग हो गई है 2 या उससे ज़्यादा क्वाड्रेंट में, मॉडरेट IRMA इन 1 और मोर क्वाड्रेंट, इंट्रा रेटिनल माइक्रोवास्कुलर एबनॉर्मलिटी, ठीक है, मोर देन 1 क्वाड्रेंट में। तो इन तीनों में से अगर कोई भी एक हमें मिल रहा है 4 to 1 के रूल में, तो उसको हम सिवियर NDPR कंसिडर करेंगे। उसके बाद होती है वेरी सिवियर NDPR, 2 या उससे ज़्यादा का जो अगर क्राइटेरिया है फॉर सिवियर NDPR, यानी इनमें से हमें 2 या उससे ज़्यादा मिल रहे हैं तो उसको वेरी सिवियर हम कंसिडर करेंगे। सिवियर वाले में से 2 या 3 अगर 2 या उससे ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई नंबर 1 पूरी नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। सेकंड होती है इस क्लासिफिकेशन में प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में, इसमें हमें जो है ना न्यू वेसल्स डिस्क पे भी मिलेंगी और न्यू वेसल्स एल्सवेयर NVD NVE। थर्ड होता है डायबिटिक मैक्यूलर इडीमा, तो ये किसी भी स्टेज में हो सकता है, फ्रॉम माइल्ड नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी से लेके प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी तक किसी भी स्टेज में डायबिटिक मैक्यूलर इडीमा हो सकता है। फोकल इडीमा होगा, ठीक है, एक्सुडेट के साथ, डिफ्यूज़ इडीमा होगा, बहुत ज़्यादा इडीमा, एक्सटेंसिव हेमरेज और एक्सुडेट, ठीक है, फोकल भी हो सकता है डिफ्यूज़ भी। फोर्थ स्टेज होता है एडवांस डायबिटिक आई डिजीज़ ADED, इसमें जो है पेशेंट को परसिस्टेंट विट्रस में हेमरेज रहेगा, ट्रैक्शनल रेटाइनल डिटैचमेंट हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे विट्रो रेटाइनल फाइब्रोसिस होगी तो वो रेटाइना पे ट्रैक्शनल डिटैचमेंट करवाएगा, और एडवांस में हमें नियोवास्कुलर ग्लोकोमा मिलेगा पेशेंट में क्योंकि उसके आयरिस की भी नियोवास्कुलराइजेशन हुई है। दैट्स इट, ये हो गई ETDRS क्लासिफिकेशन ऑफ द डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो अब आ जाते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के डायग्नोसिस पे। इसको जो है ना डायबिटिक रेटिनोपैथी को एक तो हम फंडस के एग्जामिनेशन के थ्रू डायग्नोस करते हैं, उसमें हम डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप, इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप, स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपी विथ कॉन्टैक्ट लेंस एंड नॉन कॉन्टैक्ट लेंस, ठीक है, इनके थ्रू हम डायग्नोस करते हैं। दूसरा हम FFA करते हैं, बार बार हम पढ़ रहे हैं फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी, ताकि वास्कुलर जो डिस्फंक्शन है उसको असेस किया जाए इन द फॉर्म ऑफ, यानी वहाँ पे लीकीनेस तो नहीं हो रही, लीकिंग एरिया देखेंगे, नॉन परफ्यूजन कहाँ पे हो रही है, इस्कीमिक एरियाज और नियोवास्कुलराइजेशन, ये सब हमें FFA पे विजिबल होगा। OCT की जाती है ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, ताकि इस रेटिना के अंदर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं डायबिटिक मैक्यूलोपैथी में वो विजिबल हो। कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करवाई जाती है डायबिटीज़ से, तो जाहिर सी बात है ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग और रैंडम दोनों चेक किए जाएंगे, ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया जाता है क्योंकि वो रिस्क फैक्टर था, यूरिन के एनालिसिस, रीनल फंक्शन टेस्ट, ये भी रिस्क फैक्टर था, लिपिड प्रोफाइल भी देखेंगे, इससे कि सारे रिस्क फैक्टर हैं तो इसलिए, और ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकती है डायबिटिक रेटिनोपैथी में, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो सकती है, सेंट्रल रेटाइनल वेन की ओक्लूजन, ब्रांच रेटाइनल वेन ओक्लूजन, ईल्स पेरीफ्लेबाइटिस, ओक्यूलर इस्केमिक सिंड्रोम, सिकल सेल डिजीज़, रेडिएशन रेटिनोपैथी, ल्यूकीमिया। ईल्स पेरीफ्लेबाइटिस जो है ना इडियोपैथिक रेटाइनल वास्कुलोपैथी होती है जिसमें इन्फ्लामेशन, इस्कीमिया, नियोवास्कुलराइजेशन वगैरह हो जाती है रेटाइनल वेसल्स की, ठीक है। तो ये सारी हमारी डिफरेंशियल होंगी डायबिटिक रेटिनोपैथी में। कैसे ट्रीट करना है डायबिटिक रेटिनोपैथी को, सबसे पहले तो पेशेंट की एजुकेशन जनरल में है, पेशेंट की एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिगार्डिंग द रेगुलर रिव्यू एंड ट्रीटमेंट स्केड्यूल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द विजुअल लॉस, ठीक है, उसको बार बार जो है उसको ट्रीटमेंट स्केड्यूल दिया जाएगा और उसको रेगुलर रिव्यू, ताकि जो है विजुअल लॉस से बचा जा सके। गुड कंट्रोल डायबिटीज़ मेलाइटिस का करना होगा पेशेंट को, ठीक है,
डायबिटिक रेटिनोपैथी रिलेटेड है ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ से। अगर अच्छा मेटाबॉलिक कंट्रोल किया जा रहा है तो उससे जो है ये इसकी डेवलपमेंट डिले भी हो सकती है और प्रोग्रेशन भी। नंबर 3 रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करेंगे, हाइपरटेंशन है उसको कंट्रोल करेंगे, एनीमिया को, नेफ्रोपैथी, हाइपरलिपिडीमिया, तो इनके एडवर्स इफेक्ट होते हैं इसी रेटिनोपैथी पे, तो इनको भी कंट्रोल करना है। इसके अलावा स्मोकिंग जो है वो भी रिस्क फैक्टर था, तो उसको डिसकंटिन्यू करना होगा। ये जनरल ट्रीटमेंट के बाद अब ट्रीटमेंट जो है रेटिनोपैथी का वो याद रखिएगा, एक मेडिकल होता है, लेज़र एंड सर्जिकल। मेडिकल में हम क्योंकि न्यू वास्कुलराइजेशन हो रही है तो एंटी वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर देंगे। स्टेरॉइड्स हम इंट्राविट्रियल भी दे सकते हैं या सुप्राकोरोइडल, ठीक है, विट्रस के अंदर या सुप्राकोरोइडल। लेज़र किया जाता है जिसमें फोकल लेज़र, ग्रिड पैटर्न, पैन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन। और थर्ड होता है सर्जिकली हम पार्स प्लाना विट्रेक्टोमी करते हैं। तो सबको हम डिटेल में देखेंगे। मेडिकल थेरेपी देखें, हमने कहा कि एंटी वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर दिया जाएगा जिसको एंटी VEGF कह रहे हैं हम। इसके अलावा इंट्राविट्रल भी हम दे सकते हैं ये एंटी VEGF, ठीक है, रिसेंटली यूज़ किया जा रहा है ताकि मैक्युलर इडिमा को कम किया जा सके और वास्कुलर परमिएबिलिटी को कम किया जा सके, ठीक है, तो विट्रस के अंदर देंगे। और दूसरा कि ताकि जो है नियोवास्कुलराइजेशन रिग्रेस हो बाय इनहिबिटिंग द एंडोथेलियल सेल प्रोलिफरेशन। ये तो हमें पता है कि उसकी प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करके नियोवास्कुलराइजेशन को रिग्रेस करेगा। इसके अलावा ये मैक्युलर इडिमा को भी कम कर रहा है और वास्कुलर परमिएबिलिटी को भी। देन है करंटली द फॉलोइंग एंटी वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर आर यूज्ड। कौन से? एक तो बिवाकीजुमाब, रैनीबीजुमाब, एफिलिब्रिसेप्ट, ठीक है, तो इनके जो है डोजेस गिवन है। बिवाकीजुमाब जो है 1.25 मिलीग्राम 0.05 ml में, रैनीबीजुमाब 0.5 मिलीग्राम 0.05 ml में, और एफिलिब्रिसेप्ट जो है 2 मिलीग्राम का डोज जो है 0.05 ml में देंगे। तो ये करंटली यूज़ किए जाते हैं वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। दूसरा हमने कहा कि विट्रस में हम स्टेरॉइड्स दे सकते हैं इंट्राविट्रियल, जैसे ट्राएमसिनोलोन एसीटोनाइड, ये हम यूज़ करते हैं ताकि डायबिटिक मैक्युलर इडीमा को ट्रीट किया जा सके। लेकिन ये हम ये जो है सेकेंडरी ग्लोकोमा और कैटरेक्ट भी करवा सकते हैं इन स्टेरॉइड्स की वजह से, ये साइड इफ़ेक्ट है। डोज इनका याद रखिएगा कि विट्रस में जो हम ट्राएमसिनोलोन दे रहे हैं वो 2 to 4 मिलीग्राम हो सकता है। थर्ड हमने कहा कि सुप्राकोरोइडल भी स्टेरॉइड दे सकते हैं जैसे ट्राएमसिनोलोन एसीटोनाइड, तो ये 10 गुना ज़्यादा कोरियो रेटिनल कंसनट्रेशन अचीव करेगा बनस्बत इंट्राविट्रस रूट के, तो ये ज़्यादा अच्छा है और ये अच्छा टॉलरेट होता है और बहुत सी हमें इसमें फंक्शनल और अनाटमिकल आउटकम जो है वो इम्प्रूव होते मिलते हैं अमंग द ट्रीटमेंट रेजिडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, डायबिटीज़ रिलेटेड मैक्युलर इडिमा वाले पेशेंट्स में, ठीक है, जो रेजिस्टेंट है, तो उनमें ये अच्छा फंक्शनल इंप्रूवमेंट शो करता है। उसके बाद है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एनसेड्स जो है ये टॉपिकली हम देते हैं, क्लिनिकली करंट जो है वाइड स्प्रेड इनका यूज़ है और ये अच्छे टॉलरेट भी हो जाते हैं, सेफ़ हैं, ताकि मैक्युलर इडीमा में उसको जो है रिड्यूस किया जा सके मैक्युलर इडीमा को। दूसरा हमने कहा ट्रीटमेंट में लेज़र फोटो कोएगुलेशन करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव ये क्या होता है, क्यों की जाती है, ताकि जो है बर्न करें, एक तो डिस्ट्रॉय करें, बर्न करें, या हाइपोक्सिक इस्कीमिक रेटिना, ठीक है, उसको इस्कीमिक रेटिना को डिस्ट्रॉय कर दें, उसको बर्न कर दें, उस हाइपोक्सिक इस्कीमिक रेटिना को, दैट स्टॉप्स द रिलीज ऑफ वेजोफॉर्मेटिव सब्सटेंसेस एंड कॉजेज इन्वॉल्यूशन ऑफ न्यू वेसल्स, ताकि वेजोफॉर्मेटिव सब्सटेंसेस उसमें से रिलीज़ होना स्टॉप हो जाए और न्यू वेसल जो बनी है, न्यू वास्कुलराइजेशन, वो इन्वॉल्यूट हो जाए, तो हम लेज़र करते हैं। दूसरा ताकि हम क्लोज कर सकें, डिस्ट्रॉय कर सकें लीकिंग वाले एरियाज़ को जहाँ से लीकेज हो रहा है, तो इससे जो है फिर इडीमा जो हो गया उसकी अब्जॉर्प्शन हो जाएगी और एक्सुडेट की भी अब्जॉर्प्शन हो जाएगी, फर्दर लीकिंग नहीं होगी, ठीक है, लेज़र से। तो डिफरेंट टाइप की लेज़र एप्लीकेशन होती है। फोकल ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसमें हम फोकल जो मैक्युलर इडीमा हो रही थी उसके लिए देखें, ये फोकल लेज़र ट्रीटमेंट दिया गया है यहाँ पे। और ग्रिड पैटर्न ट्रीटमेंट भी होता है, ये जो है ना डिफ्यूज़ वाली मैक्युलर इडीमा में, क्योंकि डिफ्यूज़ हो रही है इडीमा, तो उसमें हम लेज़र भी जो है वो ग्रिड पैटर्न का ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है एक्सटेंसिव ग्रिड पैटर्न फोटोकोएगुलेशन, ये सारे जो है लेज़र बर्न्स है। थर्ड होता है पेरी रेटिनल फोटोकोएगुलेशन, PRP, तो इसमें भी स्कैटर होता है लेज़र ट्रीटमेंट, ये मेन स्टेज ट्रीटमेंट होता है प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी का, उसमें स्कैटर वाला हम, ये स्कैटर होता है तो ये वाला PRP यूज़ करते हैं, तो इसमें लेज़र बर्न अप्लाई किए जाते हैं थ्रू आउट द रेटिना, सिवाय याद रखिएगा हम इसमें मैक्युलर एरिया में नहीं देंगे, ठीक है, इस PRP में। थर्ड ऑप्शन होता है हमारे पास सर्जरी डायबिटिक रेटिनोपैथी में, पार्स प्लाना विट्रेक्टोमी हमने पहले भी डिस्कस किया कि हम करते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी में, टिपिकली इसको हम साथ में कंबाइन करते हैं एंडो लेज़र पैन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन के साथ। तो विट्रेक्टोमी कब इंडिकेट की जाती है, जब डेंस
और परसिस्टेंट रह रहा है वहाँ पे विट्रस हेमरेज तो हम करेंगे, या उसने डिटैचमेंट करवा दिया, ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट, या प्री मैक्यूलर रेट्रोहाइलॉइड हेमरेज हो गया है इवन, या फिर अगर फ्रैक्शनल मैक्यूलर एडिमा हुआ है तो हम पार्स प्लेना विट्रेक्टोमी करेंगे सर्जरी। दैट्स इट, यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ डिटेल में डायबिटिक रेटिनोपैथी। उसके बाद आता है हमारा इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। अच्छा, तो सिस्टेमिक हाइपरटेंशन जो है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज़ है जो कि अफेक्ट कर सकती है अप टू 60% उनको जो कि 60 ईयर्स ऑफ एज से ज़्यादा उम्र के। ठीक है, अब इसमें दो टाइप्स की हाइपरटेंशन होती है, एक क्रोनिक हाइपरटेंशन होती है जिसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, दूसरी मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। तो सिस्टेमिक हाइपरटेंशन जो है ये प्रोड्यूस करती है फॉलोइंग इफेक्ट्स आई पे। एक तो इसकी वजह से रेटिनोपैथी होती है, यानी हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी होगी, सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन हो सकती है, इवन ब्रांच रेटिनल वेन ओक्लूजन। दूसरा सिस्टेमिक हाइपरटेंशन की वजह से कोरोइडोपैथी होगी। इसमें क्या होता है कि इस्केमिक कोरोइडल इन्फेक्शन या सीरस डिटैचमेंट हो सकती है रेटिना की, सीरस। थर्ड होता है ऑप्टिक न्यूरोपैथी, तो यानी हाइपरटेंशन की वजह से इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो सकती है। एंड नंबर 4 ओक्यूलोमोटर नर्व की पाल्सी, जिसमें थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ नर्व पाल्सीज होंगी और ये पैरालाइटिक स्क्विंट करवा सकती है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी डैमेज हो जाता है हमारी जो रेटिनल सर्कुलेशन है उसको और रेटिना को, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, दैट इज़ कि हाइपरटेंशन की वजह से रेटिनल सर्कुलेशन और रेटिना डैमेज हो रहे हैं। पैथोजेनेसिस इस तरह है कि इसमें 3 फैक्टर्स जो हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके पैथोजेनेसिस में। एक तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी जो आर्टीरियोल्स हैं उनकी नैरोइंग हो जाती है, जो कि कॉज क्यों हुआ है, जब स्मूथ मसल्स जो है ना हमारे आर्टीरियोल्स के उनका स्पाज़म हो जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से उनका स्पाज़म हो जाएगा और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। नंबर 2, वास्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। सिवियर स्पाज़म जो है रेटिनल आर्टीरियोल्स का वो इस्कीमिया यानी हाइपोक्सिया करवा देगा। ठीक है, तो उस स्पाज़म की वजह से इस्कीमिया हाइपोक्सिया हो रहा है जो डिसरप्ट कर देगा ब्लड रेटिनल बैरियर को और एडिमा हो जाएगी, लिपिड एक्सुडेशन, कॉटन वूल स्पॉट एंड हेमरेजेस। तो ये पूरी हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी होगी। ठीक है, परमिएबिलिटी बढ़ने की वजह से। तीसरा, आर्टीरियोस्क्लेरोटिक चेंजेस, यानी कि वेसल की वॉल में थिकनिंग हो जाए। अब आर्टीरियोस नैरो हो जाएंगे क्योंकि इन्वोल्यूशनल स्क्लेरोसिस हो जाएगी किसी स्पेशली जो ओल्डर पेशेंट्स होते हैं उनमें। और ये किस तरह मैनिफेस्ट करेगा कि हमें जो आर्टीरियोलर रिफ्लेक्स है उसमें चेंजेस मिलेंगे और आर्टीरियो वीनस क्रॉसिंग मिलती है, एवी निकिंग हम इसको कहेंगे। ठीक है, ये मैनिफेस्टेशन हमें मिलेंगे। और दूसरा एंटीरियर आर्टीरियोलर रिफ्लेक्स होगा। ठीक है, तो ये डिनोट करेगा कि इन्वोल्यूशनल स्क्लेरोसिस हो गई है, नैरोइंग हो गई है आर्टीरियोल्स की, तो ये इसकी पैथोजेनेसिस में रोल प्ले करता है। तो अब क्या होंगे क्लिनिकल फीचर्स हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के। सिम्टम्स में जो है मोस्ट पेशेंट जो है हाइपरटेंशन के वो वैसे एसिम्टोमेटिक रहते हैं, उनको जो है पेनलेस किस्म का विजुअल लॉस होगा जो सडनली होगा। ठीक है, सडन ऑनसेट का, और हेडेक रहेगा। साइंस में हम जब फंडस की एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें केथ वेजनर एंड बार्कर्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है हम फंडस की एग्जामिनेशन करते हैं। ये डिस्क्राइब करता है कि हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के चेंजेस रेटिना में ओल्ड इंडिविजुअल्स में विथ आर्टीरियोस्क्लेरोटिक चेंजेस एज बिलो, यानी साथ में आर्टीरियोस्क्लेरोटिक चेंजेस भी मिल रहे हैं और रेटिनोपैथी के चेंजेस भी हमें मिलेंगे रेटिना में। एक होता है इसमें इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ग्रेड 1 में हमें जनरलाइज्ड आर्टीरियोलर नैरोइंग मिलेगी। ठीक है, जनरलाइज्ड आर्टीरियोलर लाइट रिफ्लेक्स ब्रॉडन हो जाएगा और आर्टीरियोलर जो वेन है उसकी कंसीलमेंट हो जाएगी ग्रेड 1 में। ग्रेड 2 में जो है उसमें यही ग्रेड 1 वाले भी चेंजेस होंगे, प्लस में जो है फोकल आर्टीरियोलर कॉन्स्ट्रक्शन भी हो जाएगी, नैरोइंग हो जाएगी फोकली। दूसरा एवी क्रॉसिंग, हमने कहा कि आर्टीरियोविनस क्रॉसिंग, ये इस तरह के चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि जो वेन है उसकी स्क्लेरोटिक आर्टीरियोलर की वजह से कंप्रेशन हो रही है। यहाँ पे देखिए एवी निकिंग दिखाया गया है, तो ये ग्रेड 2 हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में मिलता है कि मतलब कंप्रेशन हो रही है उसकी वेन की, क्यों, उसकी स्क्लेरोटिक आर्टीरियोल की वजह से वो कंप्रेस हो रही है। ठीक है, इसके अलावा ग्रेड 2 में हमें सैलस साइन मिलेगा। सैलस साइन क्या होता है कि जो रिटाइनल वेन होती है उसकी डिफ्लेक्शन हो जाएगी जैसे ही वो आर्टीरियोल को क्रॉस करेगी, उसकी वो डिफ्लेक्ट करेगी, उसको हम सैलस साइन कहते हैं। गन साइन क्या होता है, इसमें जो है टैपरिंग हो जाएगी वेन की ऑन द आइदर साइड ऑफ क्रॉसिंग, जहाँ पे उसने क्रॉस की वो फिर दोनों साइड्स पे वो टैपर कर जाएगी, इसको गन साइन कहेंगे। और बोनेट साइन, यानी जो रिटाइनल वेन है वो एवी क्रॉसिंग यानी आर्टीरियोविनस क्रॉसिंग के डिस्टली उसके नीचे उसकी बैंकिंग होगी, इसको हम बोनेट साइन कह रहे हैं।
अच्छा, उसके बाद होता है ग्रेड 3। तो ग्रेड 3 में भी ग्रेड 2 वाले ही साइंस होंगे सिमिलर, लेकिन इसके अलावा प्लस जो है हमें रेटिनल एडिमा मिलेगा, एक्सुडेशन जिसमें हार्ड एक्सुडेट फॉर्मेशन होगी, कॉटन वूल स्पॉट और हेमरेजेस। कॉपर वायर कलर अपीयरेंस हो जाएगी आर्टीरियोल्स की, ठीक है, जिस तरह कॉपर की वायर होती है। देन होता है लास्ट ग्रेड 4, जिसमें जो है हमें ग्रेड 3 वाले चेंजेस ये सारे मिलेंगे, और प्लस हमें ऑप्टिक डिस्क का भी एडिमा मिलेगा। अब वहाँ पे रेटाइना का था, अब ऑप्टिक डिस्क भी हो रही है, और अब सिल्वर वायर कलर अपीयरेंस हो जाएगी आर्टीरियोल्स की। ये ग्रेड 4 में हो रहा है। तो उसके बाद आई 1953 में मॉडिफाइड शेई क्लासिफिकेशन, ठीक है। शेई क्लासिफिकेशन में इसने क्लासीफाई किया है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी को उन चेंजेस के अंदर जो कि यंग इंडिविजुअल्स में हमें मिल रहा है बिना किसी आर्टीरियोस्क्लेरोटिक चेंज के, ठीक है। यंग्स में हो रहा है और इसमें साथ में फिर आर्टीरियोस्क्लेरोटिक चेंज याद रखिएगा नहीं होंगे इस क्लासिफिकेशन में, ठीक है। और ये फॉलोइंग ग्रेड्स हैं। इसमें ग्रुप 1 होता है जिसमें जो है बस रेटाइनल आर्टीरियोज की स्लाइड से कॉन्स्ट्रक्शन हो जाएगी। ग्रेड 2 होता है जिसमें ग्रुप 1 भी है, कॉन्स्ट्रक्शन भी है, और साथ में फोकल नैरविंग भी हो जाएगी रेटाइनल आर्टीरियोल्स की, प्लस एवी निकिंग, ठीक है। एवी निकिंग अभी हमने डिस्कस किया ऊपर, यहाँ पे जो एवी निकिंग हो रही थी, जो आर्टीरियोवेनस क्रॉसिंग चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि जो है वेन की कंप्रेशन हो रही है स्क्लेरोटिक आर्टीरियोल की वजह से, तो ये हमें इसके भी ग्रेड 2 में मिलेगा, ठीक है, इस क्लासिफिकेशन में, मॉडिफाइड शी क्लासिफिकेशन। इसमें फिर ग्रुप 3 भी आता है जिसमें हमें ग्रुप 2 भी मिलेगा, साथ में प्लस हेमरेज भी होगा। हेमरेज कौन सा होगा? डॉट ब्लॉट और फ्लेम शेप, सुपरफिशियल और इंट्रा दोनों हो रहे हैं, इंट्रा रेटिनल। प्लस हमें कॉटन वूल स्पॉट भी मिलेंगे, प्लस हमें हार्ड एक्सुडेट मिलेगा। तो यहाँ पे इस फिगर में जो है दिखाया गया हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी ग्रेड 3 यंग के अंदर, जिसमें ये कॉटन वूल स्पॉट्स है और यहाँ पे फ्लेम शेप का हेमरेज है, ठीक है। और फोर्थ आता है इस क्लासिफिकेशन में, फोर्थ ग्रुप जो ग्रुप 3 के साथ प्लस ऑप्टिक डिस्क की स्वेलिंग के साथ प्रेजेंट करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन। तो इसको एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन भी कहा जाता है जब हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी दोनों साइड पे बायलेटरल हमें डिस्क का एडिमा शो करे, जिसको हम पेपिल एडिमा कहते हैं, तो उस हाइपरटेंशन को हम कहते हैं मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फिगर में भी शोन है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी ग्रेड 4 की यंग पेशेंट में। इसमें देखिए हमें ऑप्टिक डिस्क का भी एडिमा मिल रहा है जिसको हम पेपिल एडिमा कह रहे हैं, कॉटन वूल स्पॉट्स है, ये मैक्यूलर स्टार है, और ये रेटाइनल हेमरेज हो गई है। तो ब्लड प्रेशर याद रखिएगा मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में जो सिस्टोलिक होता है 120 नॉर्मली, तो लेकिन यहाँ पे जो ये 220 से भी एलिवेटेड होगा, ठीक है, 220 मिलीमीटर मर्करी से ग्रेटर होगा, या डायस्टोलिक जो है वो 80 नॉर्मल के बजाय 120 मिलीमीटर मर्करी से ज़्यादा होगा, तो उसको हम मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कंसिडर करते हैं। इसमें जो है आर्टीरियोल्स की फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हो जाती है और एसेलरेटेड एंड ऑर्गन चेंजेस हमें मिलते हैं, ठीक है। देन है कोरोइडोपैथी। कोरोइडोपैथी भी एक मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन जो है अभी हमने डिस्कस की, इसी के अंदर फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हो जाती है कोरोइडल आर्टरीज़ की, जो कोरोइड को सप्लाई करती हैं, उनकी फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होगी तो सेगमेंटल इन्फाक्शन हो जाएगी कोरियो कैपिलरीज़ की, जो उसको राइज देगा एल्शिंग्स स्पॉट। एल्शिंग स्पॉट क्या होता है कि वहाँ पे जो ओवरलाइंग रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम है वो हमें येलो नज़र आएगी, उसको हम एल्शिनिक्स स्पॉट कहते हैं। इसके अलावा सेग्रेस्ट स्ट्रीक, ये रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम का हाइपरप्लेजिया होता है ओवर द कोरोइडल इन्फाक्ट। वहाँ पे हमने ये देखा ना, फाइब्रोसिस की वजह से, फिब्रिनोइड नेक्रोसिस की वजह से जो है सेगमेंटल इन्फाक्ट हो रहा है, ठीक है, कोरोइड में। तो कोरोइडल इन्फाक्ट के ऊपर हमें रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम का हाइपरप्लेजिया मिलेगा, जिसको हम सेग्रेस्ट स्ट्रीक कह रहे हैं। थर्ड, हमें न्यूरोसेंसरी रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम की डिटैचमेंट मिलेगी, जो एक्सुडेटिव रेटाइनल डिटैचमेंट है। तो अब इसको कैसे ट्रीट करना है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी को? मेन जो पर्पस ऑफ स्क्रीनिंग होता है फॉर द हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी वो है कि रेटाइनल वेसल्स, जो कि ओनली ब्लड वेसल्स होती हैं, विजिबल ऑन द रूटीन फंडस एग्जामिनेशन, ठीक है, हमें रेटाइना में वेसल्स नज़र आएंगी, ठीक है, फंडस में हमें नज़र आती है, तो उसी के थ्रू हम जो है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी को स्क्रीन करेंगे। इफेक्ट जो है क्रोनिकली एलिवेटेड अगर बढ़ा हुआ है, क्रोनिकली हाई ब्लड प्रेशर, तो वो हमें इजीली विजिबल होगा आई में एज ए हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी एंड कोरिडोपैथी की तरह, और ये रिफ्लेक्ट करता है वास्कुलर चेंजेस जो कि बाकी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में भी होंगे। तो अगर जो है कंट्रोल हो रहा है सिस्टेमिक हाइपरटेंशन का, तो उसके साथ रेटाइनल लेजन रिजॉल्व कर जाएंगी जैसे जैसे टाइम पास होगा, अगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाए। दैट्स इट। अब इस चैप्टर का अगला टॉपिक है टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम प्री एक्लेम्शिया या एक्लेम्शिया सिंड्रोम कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? ये एक प्रेगनेंसी का डिसऑर्डर होता है जो कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें पेशेंट को हाइपरटेंशन होती है, एडिमा और प्रोटीन यूरिया।
ठीक है। ये मेन इसकी 3 मैनिफेस्टेशंस होती हैं, इसको टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। तो इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं ये लास्ट जो ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का लास्ट, उसमें होंगे फीचर्स। और ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं हाइपरटेंसिव रेटाइनोपैथी में, इसमें बहुत से होते हैं। आइज़ को और विजुअल पाथवे को भी अफेक्ट कर सकता है। सिम्टम्स क्या होंगे? ब्लर विजन बहुत ही कॉमन प्रेजेंटेशन होती है पेशेंट्स की, तो उनको ब्लरी नज़र आ रहा है। विजुअल डिफेक्ट्स होंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे, सडन इनेबिलिटी टू फोकस, और कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाएगी सीवियर वाले केसेस में। तो रिटाइनोपैथी के भी हमने कहा कि इसमें हमें टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी में चेंजेस मिलते हैं। रिटाइनल चेंजेस होते हैं क्योंकि बहुत सीवियर किस्म का प्री एक्लेम्शिया हो गया है, और वो बिल्कुल सिमिलर है जिस तरह हमें हाइपरटेंसिव रिटाइनोपैथी में चेंजेस मिलते हैं। और ये फॉलोइंग स्टेजेस में होंगे इस तरह के चेंजेस। सबसे पहला होता है स्टेज ऑफ एंजियोस्पाज्म। देखिए सीवियर किस्म का आर्टीरियोलर स्पाज्म बहुत ही कॉमन हमें फंडोस्कोपिक फाइंडिंग में मिलता है, तकरीबन 70% प्री क्लेम्शिया के केसेस में। अब इस स्पाज्म की वजह से जो रिटाइनल वेसल्स हैं वो कॉक स्क्रू अपीयरेंस की तरह हमें मिलेंगी। इनिशियली जो नैरोइंग है नेज़ल आर्टीरियोल्स की वो अपीयर होगी, ठीक है, नेज़ल साइड पे पहले अपीयर होगी, और उसके बाद जो है पूरी जनरलाइज्ड नैरोइंग हो जाएगी, स्पाज्म हो जाएगा। दूसरा होता है हाइपोक्सिक रेटाइनोपैथी का स्टेज। इसमें इस फिगर को भी देखिए 15.18। तो हाइपोक्सिक रेटाइनोपैथी वाले स्टेज में कॉटन वूल स्पॉट्स जो हैं हमें इस तरह के नज़र आएंगे, ठीक है। सुपरफिशियल रेटाइनल ये हेमरेजेस मिलेंगी हमें। रेटाइनल इडीमा और हार्ड एक्सुडेट भी फॉर्म हो जाएगा। ऑप्टिक डिस्क की देखिए ये स्वेलिंग भी हो जाएगी, और एक्सुडेटिव रेटाइना की डिटैचमेंट भी रेयरली हो सकती है, ठीक है। अब इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन है कि इसमें कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस की वजह से जो है लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है, कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस की वजह से, और लॉस ऑफ लाइफ ऑफ मदर एंड फीटस, ठीक है, टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी में हो सकती है, और पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी हो जाएगा। ट्रीटमेंट यही है कि हमने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है रेस्ट के साथ, और सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करनी होगी, डायूरेटिक्स देंगे पेशेंट को, और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। इसके अलावा टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी में टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एडवाइस किया जाता है सीवियर रिटाइनोपैथी हो जाए, ठीक है, सीवियर रिटाइनोपैथी वाले केस में जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो हमें टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवानी होगी। 10 है अगला टॉपिक RVO, रिटाइनल वेन ओक्लूजन। ये बहुत ही कॉमन कॉज है यूनिलेटरल विजुअल लॉस का, वन साइड का, ठीक है, मिडिल एज ग्रुप में और एल्डरली पॉपुलेशन में भी। इसके अलावा ये सेकंड मोस्ट कॉमन रेटाइनल वास्कुलर डिजीज़ है आफ्टर द डायबिटिक रेटाइनोपैथी।